about those he regards as his enemies. वो कहते हैं कि गटर के नाली के कीड़ों वाली जुबान आसिम मुनीर ने इस्तेमाल की जब वो अपने जो है उन लोगों के बारे में जिनको वो अपना दुश्मन समझता है। ये खतरनाक है मुल्क के लिए। ये ही हुआ था 1971 में। कैसे हिम्मत हो गई हमारे फलस्तीनियों को मार दिया, कैसे हिम्मत होगी हमारे कश्मीरियों को कुछ कर दिया। अरे भाइयों, अपना पाकिस्तान को संभाल लो। Such a volatile, angry and self-absorbed person must not have his finger on a nuclear button. ये बहुत ही ज्यादा अहम बात है। हमने कहा कि इस तरह का गुस्से वाला बंदा, दहशत फैलाने मतलब शर्मंगेज बंदा, उसकी उंगली जो है वो किसी मुल्क के न्यूक्लियर बटन के ऊपर नहीं होनी चाहिए। चाइनीज शिप जो कि फिशिंग शिप था वो इंडियन ओशन के बीच में कहीं पलट गया और उसमें 39 लोग जो सवार थे उन सब के गायब होने की संभावना है और उसमें से 2 की लाशें मिल गई हैं। आसिम मुनीर का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। He is not fit to command. पर भारत उनकी हेल्प कर रहा है। असल में भारतीय नेवी के द्वारा अपने जो मैरीटाइम रेस्क्यू एसेट्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है। इन एसेट्स में कुछ क्लियर नहीं बताया गया है कि कौन कौन से एसेट्स, पर हो सकता है कोई शिप या मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट। एक है जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज जो कि बेसिकली क्लाउड बिजनेस है amazon.com का, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है जिससे कम से कम 1,30,000 से ज़्यादा जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगे। आप सोचें कि पीएफ बेस में घुसकर अगर एयरफोर्स के जहाज़ों को जला देना, इससे बड़ा टेररिस्ट एक्ट हो नहीं सकता। बात तो यहाँ तक चली है कि जो क्वाड ममालिक हैं वो कह रहे जी कि हमें बायो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो इंडिया को बनाना चाहिए। पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में ये हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी को चुनौती दी गई है डायरेक्ट, चाहे 71 वॉर के बाद भी पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अपना हिंदी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं, हमेशा चाइना भारत के विरुद्ध में बात करता है और प्रोपेगेंडा करते रहता है और अभी चाइना के एक प्रॉब्लम आया है तो भारत का मदद लेने के लिए भारत सरकार से बात किया है, क्योंकि चाइना के कुछ मछुआरे साउथ ओशन सी में फंसे हुए थे, जहाँ पे चाइना, फिलीपींस और इंडोनेशिया के लोग फंसे हुए थे। भारत सरकार तुरंत ही अपना नेवी को भेज के वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया था और वह चाइना ये देख के भारत सरकार को धन्यवाद दिया था। दूसरी तरफ आपको पता होगा कि भारत में G20 समिट होने वाला है। पहले बार पूंछ अटैक किया था पाकिस्तान, जहाँ पे हमारी कंट्री के 5 जवान शहीद हो गए थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। भारत सरकार ने पहले ही इंडियन आर्मी और मार्कोस को तैनात किया जहां पे भारत का सुरक्षा कर सकें। और इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चलो चलते हैं वीडियो पे। के इश्यूज है, उन्होंने जस्ट प्रायर टू G20 इन कश्मीर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया कि 2019 से ऑनवर्ड्स कश्मीर में जो है ड्रामेटिकली ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है स्टार्ट हुआ है। जबकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 2019 से पहले कश्मीर में कैसे हालात थे। आए दिन स्टोन पेल्टिंग होती थी, शेलिंग होती थी, बहुत सारे मतलब बहुत हालात खराब होते थे। लेकिन 2019 के बाद इन 3-4 सालों में ना तो एक बार कहीं पे पथराव हुआ होगा, ना कोई शेलिंग हुई होगी। लोगों ने खुद आके बढ़ चढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया है, चाहे उनको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो फिर ये स्टेटमेंट G20 से पहले कैसे आया? पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है यूएन में, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे, क्योंकि इस तरीके की दलीलें जो इसमें लिखी गई हैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। यूएन की रिपोर्ट जो स्टेटमेंट इन्होंने जारी किया है, मुझे समझ नहीं आता कि इनको किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे इनको अपॉइंट किया जाता है वहां पे, कि ये इतना बेसलेस रिपोर्टिंग जो है करते हैं और इतने बेसलेस एलिगेशंस जो है पुट ऑन करते हैं किसी भी नेशन पे। अब जो है यूएन की फर्जी स्टेटमेंट्स है और फर्जी जो चकाचौंध है, जिसमें वो ये हमेशा प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि हम जो दुनिया भर के लोग हैं उनको, या कोई भी ऐसा सेक्ट है जो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो हम उनके लिए खड़े हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर कश्मीर में हालात ठीक हो रहे हैं, यहाँ पे G20 जैसा बिगर प्लेटफॉर्म आ रहा है लोगों के लिए, तो इनको प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? यहाँ बढ़ चढ़ के कश्मीर के लोग जब इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम है इसके साथ?
और जस्ट प्रायर टू G20 की क्या इतनी मजबूरी पड़ गई इनको ये बताने की कि वो भी इतने बेसलेस एलिगेशंस की ड्रामेटिकल ह्यूमन राइट्स वायलेशन 2019 के बाद हुआ, जबकि ये सब पूरी दुनिया को पता है कि 2019 के बाद कितने हालात जो है कश्मीर के सुधर गए हैं। कितने सारे यूथ ने जो है मेन स्ट्रीम ज्वाइन किया है, कितने सारे यूथ ने एंटरप्रेन्योरशिप के अलग अलग प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया है, कितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आए हैं, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया है, अब G20 या रिसेंटली Y20 की समिट भी हुई और अब G20 भी होने जा रहा है। तो इन सब से क्या प्रॉब्लम है इनको? क्या ये चाहते हैं कि हम हमेशा कियोस और जो फस है वो क्रिएट करें कश्मीर में, या उसी के साथ हमेशा रहे, उसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ रहे? क्या कश्मीर के लोगों को आगे नहीं बढ़ना है? अच्छा, इसके जवाब में अब जो कश्मीरी यूथ है, क्योंकि ये तो नाकाबिल बर्दाश्त है कि कोई भी इसे बर्दाश्त करे, जहां एक प्रोग्रेस का एक मयार चल रहा है, अब एक प्रोग्रेस का दौर चल रहा है, उस एरिया के लिए या उस खित्ते के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स जारी किए जाए जो उसकी इमेज को, जो उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करता है। तो इसके जवाब में कश्मीरी यूथ ने खुद सामने आकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इस G20 को वेलकम किया है। तो इनका एक ये जो मुंह तोड़ जवाब है वो कश्मीरी यूथ वो तकरीबन 13 अरब डॉलर जो है वो इंडिया में लगाने लगा बाय 2030, अगले 6-7 सालों में। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो। पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी जो बच्चे बच्चियां हैं, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है। और किस तरह एक मुल्क के अंदर माहौल पैदा होना चाहिए कि हमें किस तरह इकोनॉमिकली दुनिया के साथ और खित्ते के साथ कनेक्ट होना, ये अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया में नहीं जाएंगी, ये आउटसोर्स होंगी पाकिस्तान के अंदर भी, अगर पाकिस्तान इसको एक अपॉर्चुनिटी को समझे कि अगर दुनिया इंडिया में आ रही है। और सिर्फ यही नहीं है, बात तो यहाँ तक चली है कि जो क्वाड ममालिक हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें बायो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो इंडिया को बनाना चाहिए। अब ये सारे, अब देखिए इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो चाइनीज़ हैं उनकी जिसे कहते हैं ना मोनोपोली है। सो वो इंडिया को ये मोनोपोली, वो कहते हैं इंडिया ये मोनोपोली तोड़ सकता है। सो पाकिस्तान के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम चाइना से अच्छे ताल्लुकात है और इंडिया के साथ हमारी यूथ को प्रेशराइज करके हुकूमत को, सरकारों को, माहौल को, टेम्परेचर को नीचे करना चाहिए ताकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। हमें अफगानिस्तान से तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी है, हमें तो इंडिया से अपॉर्चुनिटी मिलनी है, हमें तो चाइना से अपॉर्चुनिटी मिलनी है। अब ये जो अमेजॉन वेब सर्विसेज है ये कह रहे हैं कि हम 13 अरब डॉलर इंडिया में लगाएंगे 2030 तक, क्योंकि जो क्लाउड सर्विसेज की जो डिमांड है आईटी सेक्टर में, जो आईटी पावर हाउस है इंडिया का, उसमें उसकी डिमांड बढ़ रही है। सो ये चीज़ें हैं और आबादी भी बढ़ रही है। सो आबादी तो पाकिस्तान की भी बढ़ रही है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा जो है वो, तो हमें भी इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है और हमें, हमारे यूथ को भी या हमारे लोगों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। सो इंडिया, और मुझे याद है कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर एक प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे एहसन इकबाल, जो आजकल जेलों में हैं, इमरान खान के दोस्त हैं, इमरान खान के पार्टी के वर्कर हैं, वो ये कहते हैं भाई कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो इंडिया और चाइना, और हम भी उनके साथ ग्रो करेंगे। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया के अंदर जा रही है, इसको कैसे कैश इन करना, ये तब हम कर सकते हैं जब इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे। पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप होना चाहिए इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ, और ये तभी हो सकता है जब हमारी सरकार जो है वो माहौल को नरम करेगी और लोगों को आज़ादियाँ देगी। जो कहा जा रहा है कि एक है जिसे अमेजॉन वेब सर्विसेज, जो कि बेसिकली क्लाउड बिजनेस है Amazon.com का, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे कम से कम 1,30,000 से ज़्यादा जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगे।